अब हमारे पास रिलेशंस की टाइप आ जाती है। रिलेशन की क्या टाइप है? बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होगा? जहाँ पर दो एंटिटी इन्वॉल्व हों। दो एंटिटी इन्वॉल्व हों तो क्या लाएगा? बाइनरी रिलेशन। अगर दो से ज़्यादा होंगी तो डिपेंडिंग और टर्नरी रिलेशनशिप बन जाएगा, टर्नरी और टर्शरी। मोस्ट रिलेशनशिप सेट्स आर इन डेटाबेस सिस्टम आर बाइनरी। मोस्ट ऑफ देम बाइनरी होते हैं, तो बाइनरी से काम हो जाता है। यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई अदर रिलेशंस। रिलेशन बिटवीन मोर देन टू एंटिटीज सेट्स आर रेयर। मोस्ट रिलेशनशिप आर बाइनरी। सो एग्जांपल देख लें, स्टूडेंट वर्क ऑन द रिसर्च प्रोजेक्ट। स्टूडेंट वर्क ऑन द रिसर्च प्रोजेक्ट। अब अगर हम कहेंगे रिसर्च प्रोजेक्ट पे तो वर्क कर रहा है, लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ इंस्ट्रक्टर, तो अब रिसर्च प्रोजेक्ट के दो रिलेशन हो जाएंगे। एक रिलेशनशिप कहलाएगा प्रोजेक्ट गाइड, विच इज ए टर्नरी रिलेशनशिप बिटवीन द इंस्ट्रक्टर, स्टूडेंट एंड प्रोजेक्ट। तो हम कहेंगे ये टर्नरी बन गया, तीन का रिलेशनशिप हो गया। स्टूडेंट वर्क कर रहा है प्रोजेक्ट पे, स्टूडेंट टीचर सुपरवाइज कर रहा है प्रोजेक्ट को, और इस तरह से टीचर और स्टूडेंट के अंदर रिलेशन बन गया। तो जो काम करने का है रिलेशन हमारा, वो क्या बन गया? टर्नरी बन गया। ये रेयर होते हैं, लेकिन आप इस तरह से बना सकते हैं। तो मल्टीपल रिलेशंस हैं। मल्टीपल रिलेशंस बनेंगे तो मल्टीपल कीज़ कनेक्ट होंगी। कार्डिनलिटीज़ की बात कर लें थोड़ा सा। एक्सप्रेस द नंबर ऑफ एंटिटीज़ टू विच अनदर एंटिटी कैन बी एसोसिएटेड वाया द रिलेशनशिप सेट। मोस्ट यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग द बाइनरी रिलेशनशिप सेट। मैंने बताया था जैसे पहले भी, चार टाइप बनती हैं इसकी मेन: वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी। तो ये चार तरह के रिलेशन पॉसिबल हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। अब बात कर लेते हैं पहले वन टू वन की। एंटिटी सेट ए के अंदर आपकी ईच एंटिटी जो है वो एंटिटी सेट बी की किसी एक एंटिटी के साथ अगर कनेक्ट हो तो हम कहेंगे वन टू वन। ऐसा पॉसिबल है कोई एंटिटी हो जो किसी से भी कनेक्ट ना हो? ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, तो हम कहेंगे मैपिंग नहीं हो रही उसकी। लेकिन अगर आपकी एक एंटिटी एक से ज़्यादा रिलेशन के साथ, एक से ज़्यादा एंटिटीज़ के साथ कनेक्ट हो तो वन टू मैनी कहलाएगा। सम एलिमेंट मे नॉट बी मैप टू द अनदर एलिमेंट, जैसे हमने यहाँ पे किया कि यहाँ पे कोई एक एलिमेंट था A4 जो किसी पे मैप नहीं हुआ था, और ऐसा भी पॉसिबल है कि सारे के सारे मैप हो जाए। दूसरी होगी मैनी टू वन। मैनी टू वन में क्या होगा? सेट ए की मोर देन वन एंटिटीज़ वो कनेक्टेड है किसके साथ? सेट बी की वन एंटिटी के साथ, ये मैनी टू वन कहलाएगा। और अनदर एग्जांपल इज मैनी टू मैनी। ए इज कनेक्टेड टू बी एंड B1 B2, और B1 कनेक्टेड टू B1 A1 एंड A2, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैनी टू मैनी। सेट ए का एक एलिमेंट दो एंटिटी से कनेक्टेड है, और सेट बी का एक एलिमेंट दो एंटिटी से कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि यहाँ एक एंटिटी एलिमेंट बाकी तमाम के साथ कनेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि सबके साथ उसका रिलेशन हो। ये तो बन जाएगा सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट यही तो होती थी ना। यहाँ हम कार्डिनलिटी को बयान कर रहे हैं, तो यहाँ पे है कि वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन। तो एक एंटिटी एक से ज़्यादा से हो जाएगी तो मैनी टू मैनी हो जाएगा, यानी ए की बी से और बी की ए से हो, दोनों की कंबाइन हो जाए तो मैनी टू मैनी। अब आते हैं कुछ कम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स का जिक्र। एट्रीब्यूट्स तो हमने पढ़ चुके थे, हमने एट्रीब्यूट क्या होता है। अब सिंपल एट्रीब्यूट क्या है? नेम, फादर नेम, एज, सैलरी, ये सिंपल एट्रीब्यूट है। कुछ कम्प्लेक्स एट्रीब्यूट होते हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पे जिसको हम कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स एट्रीब्यूट को जब हम तोड़ें कि सिंपल एट्रीब्यूट होंगे या कंपोजिट एट्रीब्यूट होंगे। सिंपल एट्रीब्यूट क्या होते हैं? सिंगल वैल्यूड होते हैं। जैसे एज क्या है? सिंगल वैल्यू होगी आपकी 18 ईयर्स 19 ईयर्स सिंगल एज वैल्यू है। कुछ एट्रीब्यूट होंगे जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होंगे। मिसाल के तौर पे आपका एड्रेस के अंदर क्या आएगा? स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, ब्लॉक, टाउन, तहसील, तालका, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो एक एट्रीब्यूट में मल्टीपल एट्रीब्यूट आ रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू नहीं, क्या कहलाएंगे? कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब मल्टी वैल्यू क्या है? देखिए मैं सिनेरियो मैच कर रहा हूँ ताकि आप रिकग्नाइज कर सकें कि मल्टी वैल्यू और कंपोजिट एट्रीब्यूट में क्या फ़र्क है। कंपोजिट एट्रीब्यूट में इसमें एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट होते हैं। सिंपल एट्रीब्यूट तो पहले मैंने बोला फर्स्ट नेम, सिंपल एट्रीब्यूट, लास्ट नेम, मिडिल नेम। लेकिन अगर मैं बोलूँ फुल नेम, कंपोजिट एट्रीब्यूट है। इसके अंदर क्या आ रहे हैं? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तीनों मिलके आ रहे हैं। इसी तरह अगर मैं बोलूँ हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ब्लॉक नंबर, एरिया, टाउन एट्सेट्रा, तो ये क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन अगर हम इनको कंबाइन कर दें तो क्या बन जाएंगे? कंपोजिट एट्रीब्यूट। इसी तरह से कुछ वैल्यू होंगे, एट्रीब्यूट होंगे जिनकी वैल्यू एक ही है। मिसाल के तौर पर एज सिंगल वैल्यू होगी। एज क्या होगी?
सिंगल वैल्यू होगी। इसी तरह से अगर आपका फर्स्ट नेम सिंगल वैल्यू होगा, सिंपल एट्रीब्यूट है, तो ये सिंपल वैल्यू है। लेकिन कुछ एट्रीब्यूट होंगे जिनकी मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, मिसाल के तौर पे कॉन्टैक्ट नंबर। अब कॉन्टैक्ट नंबर आप कहेंगे कॉन्टैक्ट नंबर कौन सा, घर का या ऑफिस का, 2 नंबर आ गए ना, तो ये मल्टी वैल्यू हो गया। इसी तरह ईमेल एड्रेस, ऑफिशियल या पर्सनल, ठीक है। और अब तो कॉन्टैक्ट नंबर में सेल नंबर भी 2 आ रहे हैं। हर किसी के पास जो फ़ोन है उसमें 2 सिम सपोर्टेड है, अक्सर लोग 2 सिम रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्टैक्ट नंबर क्या हो गया, मल्टीपल हो गए। तो एक पर्सन के अगेंस्ट कॉन्टैक्ट नंबर कितने होंगे, एक से ज़्यादा। ये एट्रीब्यूट कहलाएगा मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। या एड्रेस के अंदर, एड्रेस कंपोजिट एट्रीब्यूट है लेकिन एड्रेस 2 हों, परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस। तो एड्रेस इटसेल्फ कंपोजिट एट्रीब्यूट है, लेकिन अगर मल्टीपल एड्रेस हो तो क्या होगा, मल्टी वैल्यू। तो वो कंपोजिट एंड मल्टी वैल्यू हो गया, दोनों ही होंगे, कंपोजिट एंड मल्टी वैल्यू। कुछ हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं जैसे कि ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, खुद से एट्रीब्यूट नहीं है लेकिन किसी और एट्रीब्यूट से ड्राइव हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूँ एज आपकी निकाली जा सकती है डेट ऑफ बर्थ से, आज की डेट से माइनस कर दूं आपकी डेट ऑफ बर्थ, एज कैलकुलेट हो जाएगी, इज इट इट। तो ये क्या हो गया, ये ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है। तो एज कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। कोई और एग्जांपल बताएं, कौन सा, यूनिवर्सिटी में कोई एडमिट है, उसकी डेट ऑफ एडमिशन क्या है, उससे हम उसका ईयर पता लगा सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट दिस वे। एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन, चलें, गुड, कुछ समहाउ करेक्ट है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो नेट सैलरी है वो किससे निकलेगी, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, किससे, सैलरी प्लस बोनसेस। इसी तरह नेट डिडक्शन है तो वो किससे निकलेगी, सैलरी माइनस डिडक्शंस। और पेएबल सैलरी किससे निकलेगी, टोटल बेनिफिट्स प्लस माइनस टोटल डिडक्शन इज इक्वल टू पेएबल सैलरी। तो ये ड्राइव एट्रीब्यूट है, ये डेटाबेस में स्टोर नहीं होते। स्टोर तो क्या होंगे, अलग से आपकी बेसिक सैलरी स्टोर होगी, मेडिकल अलाउंस स्टोर होगा, ट्रांसफर अलाउंस स्टोर होगा, ये सारे अलग अलग करके स्टोर होते हैं। लेकिन जब आपकी सैलरी कैलकुलेट होती है ये ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होता है, जो उस वक्त कैलकुलेट होगा डिपेंडिंग ऑन कि आपके पहले कॉलम्स के अंदर वैल्यूज़ क्या है। तो जब आप कोई फॉर्म फिल कराते हैं, लेट्स सपोज किसी के लिए डेट एज जो है रिस्ट्रिक्शन है, तो वो आपसे एज नहीं मांगेगा, वो आपसे मांगेगा डेट ऑफ बर्थ और फिर कैलकुलेट करेगा एज। और कैलकुलेट करने के बाद एज जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो वो देखेगा एज अगर उस एरिया मतलब ड्यूरेशन में उससे कम है तो फिर तो सबमिट हो जाएगा फॉर्म, वरना फॉर्म ही सबमिट नहीं होता। तो इस तरह से आप ड्राइव एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैलिडेशन भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, वैलिडेशन तो अलग चीज़ आ जाएगी, मतलब कॉन्स्टेंट्स हम लगाना चाहेंगे कि अगर कोई फॉर्म सबमिट करा रहा है और एम्प्लॉय है जिसकी एज जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए फॉर्म दे रहा है लेकिन एज 16 ईयर है तो कैन नॉट बी एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय के लिए एज कम से कम 18 ईयर्स होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये। तो इस तरह के एट्रीब्यूट आप बना सकते हैं। डोमेन, डोमेन क्या है, सेट ऑफ परमिटेड वैल्यू फॉर ईच एट्रीब्यूट इज कॉल्ड डोमेन। जैसे मैंने कहा एज, एज के अंदर क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या होगा, डेट, डेट ऑफ बर्थ में क्या होगा, डेट, उसमें इंटीजर स्टोर नहीं करेगा, पूरी डेट के फॉर्मेट में होनी चाहिए, दैट्स कॉल्ड डोमेन। सो अलाउड वैल्यू इन अ पर्टिकुलर डोमेन इज कॉल्ड, पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इज कॉल्ड डोमेन। कंपोजिट एट्रीब्यूट की मैंने एग्जांपल दे दी आपको। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या है, नेम, एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट है एड्रेस। और अगर एड्रेस के अंदर आप जाएं, स्ट्रीट, स्ट्रीट इटसेल्फ कंपोजिट नंबर एट्रीब्यूट है। कैसे, स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नेम और उसका अपार्टमेंट नंबर। तो इस तरह से आप कंपोजिट एट्रीब्यूट्स के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर ये नेम क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है, और ये फर्स्ट नेम क्या है, सिंपल एट्रीब्यूट है। लेकिन अगर ये कंपोजिट एट्रीब्यूट का पार्ट होगा तो कहलाएगा कंपोनेंट ऑफ एट्रीब्यूट, कंपोनेंट है उसका। एक्चुअल एट्रीब्यूट का क्या है, कंपोनेंट है। और मैंने ये आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप अच्छा डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो इट इज़ प्रेफर्ड कि आप क्या करें, अलग अलग एट्रीब्यूट स्टोर करें। कंपोजिट एट्रीब्यूट स्टोर करेंगे, अगर मैंने कहा था अगर पॉइंट चलानी है तो आप किसी एक इलाके से गुजारनी हो कि किस एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो अगर आपने एड्रेस कंबाइन रखा होगा उससे ये कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर आपने इस तरह से रखा होगा, स्ट्रीट नंबर, टाउन, स्टेट, मोहल्ला,
तो उस तरह से आप पर्टिकुलर मोहल्ले से निकाल सकते हैं कि इससे कितने लोग आ रहे हैं, तो वहाँ एक ही पॉइंट भेज दें, सब एम्प्लॉयज़ को उठा के ले आए, बजाय कि आप अंदाज़ा करें, कैलकुलेट कर लें, अंदाज़ा ना करें बल्कि कैलकुलेट करें। व्हेन यू हैव सिस्टम यू कैन कैलकुलेट इट। अब आती है एंटिटीज़ की भी टाइप हैं। अब समझिएगा, एंटिटी हमने कहा एक एंटिटी जनरल डेफिनेशन आ गई। अब हम कुछ को एंटिटी कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, और कुछ एंटिटी होंगी वीक एंटिटी होंगी। तो पहले चलते हैं वीक एंटिटी की तरफ। वीक एंटिटी क्या है? कंसिडर ए सेक्शन एंटिटी। कोर्स है आपका, कोर्स का सेक्शन होगा। कौन से सेक्शन में आप? बी में। तो ए बी सी डी क्या है? ए वीक एंटिटी है, दैट्स कॉल्ड सेक्शन एंटिटी। सेक्शन में क्या आएगा? सेक्शन आईडी, सेक्शन नेम। बी क्या है? आपका सेक्शन नेम है। सिस्टम में जब डेटाबेस में अटेंडेंस लगती है तो वहाँ सेक्शन की एक आईडी बनानी पड़ती है हमें, यूनिक होगी वो, क्योंकि वो DBMS बी अलग होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम बी अलग होगा, वो आईडी बनेगी, ठीक है। और इस तरह कंप्यूटर आर्किटेक्चर का बी अलग होगा, तो सिस्टम में वो उसके सेक्शन की आईडी बनेगी, तब आपका रोस्टर क्रिएट होगा। तो कैसे बनेगी ये? यूनिकली आइडेंटिफाई बाय किससे? कोर्स आईडी से, सेमेस्टर से, ईयर से और सेक्शन आईडी। अल्दो कि इसकी सेक्शन आईडी अपनी है, लेकिन अब हम अज्यूम करें कि सवाल ये पैदा होता है वीक क्यों है ये? कोई बताएगा वीक क्यों है? व्हाई इट इज़ वीक एंटिटी? थोड़ा सा जहन पे जोर दें, सोचें, कोई लॉजिकल रिस्पॉन्स आ जाए आपके जहन में। सेमेस्टर है तो नहीं, ईयर लाजमी है। यूनिकली आइडेंटिफाई कॉम्प्लेंट, यूनिकली आइडेंटिफाई किससे? कुछ चीज़ों से। मैं वही पूछ रहा हूँ ना, व्हाई इज वीक, सवाल यही तो है। चले मैं बताता हूँ। अगर मेंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पास होते टोटल इस बैच में 30, क्या सेक्शन बनता? एक ही बनता। सेक्शन लिखते हैं? सेक्शन ही नहीं होता। तो सेक्शन तब बनता है जब नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाते हैं एक फिक्स क्वांटिटी से, तो वीक हुई ना। मतलब जब आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट ही कम होंगे तो सेक्शन बनाने नहीं पड़ेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे तो सेक्शन बनेगा। मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर सेक्शन होना क्लास का मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्यों है? जब नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाएं तो बनेगा, नहीं बढ़ाएं तो नहीं बनेगा। लेकिन क्लास होना ज़रूरी है। क्लास क्या हुई? वीक, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। कोर्स होगा, कोर्स क्या है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी। टीचर क्या है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी। स्टूडेंट क्या है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ये होना लाजमी है। लेकिन कुछ एंटिटी है जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, नंबर 1। नंबर 2, वीक एंटिटी बेस्ड ऑन द स्ट्रॉन्ग एंटिटी। कोर्स होगा तो सेक्शन होगा ना। मतलब सेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चाहिए? कोर्स। तो हम कहेंगे DBMS सेक्शन ए की क्लास है। ऐसे नहीं कहेंगे ए की क्लास है। हो सकता है सेक्शन ए DBMS में डिफरेंट स्टूडेंट हैं और DBMS सेक्शन बी ए जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंट है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हुआ होगा, कुछ ऐसे हैं जिनको F लगी होगी DBMS में। अब ए वाले सेक्शन में वो आएंगे जो DBMS में रजिस्टर हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम वाले में। तो सेक्शन आईडी नहीं बनी, किसकी बनी? कोर्स की आईडी। समझ में आ गई बात? तो सेक्शन डिपेंड ऑन द कोर्स, लिहाजा ये वीक एंटिटी हुई। क्लियर? So section entity are related to the course entity. Suppose we create a relation section course between the entity section and course. Note the information of the section course is redundant since section already has an attribute course ID which identify the course with the which section is related. One option to deal with the redundancy is to get rid of the relation section course ID. However, by doing so, the relation between the section and course become implicit in an attribute which is not desirable. An alternative way to deal with the redundancy is not to store the attribute course ID in the section entity and not only to store the remaining attribute section year, section ID, year, semester. However, the entity set domain then does not have enough attribute to identify a particular section entity uniquely.
Although each section entity is distinct, section are for different courses may share the same section ID, year and semester. देखिए तीन चीज़ें तो सेम है ना हर कोर्स की. DBMS कोर्स की तीन चीज़ें सेम हैं 6 के 6 सेक्शन के अंदर. कौन कौन सी? ईयर, सेमेस्टर, कोर्स नेम. ईयर, सेमेस्टर, कोर्स नेम, कोर्स आईडी. कोर्स आईडी भी सेम है. कोर्स आईडी किस पे डिपेंड करती है? कोर्स टाइटल पे. सेक्शन का उससे कोई ताल्लुक नहीं है. तो अगर मैं कोर्स के टेबल में ये रखूं तो लिखूंगा DBMS सेक्शन ए, DBMS ए, बी, सी, डी. तो मेरे पास जो कोर्स की नाम है वो कितनी दफ़ा आएगा? जितने सेक्शन होंगे 6 दफ़ा DBMS लिखना. दैट्स अ रिडंडेंसी एंड दैट्स नॉट डिजायरेबल इन ए गुड डेटाबेस. इफ यू आर डिजाइनिंग ए गुड डेटाबेस, रिडंडेंसी शुड बी मिनिमाइज्ड. ये मैंने थ्योरी इसलिए पढ़ ली थी जल्दी, ठीक है. ये पॉइंट था इसके अंदर कि रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए. अदरवाइज क्या होगा? आप बार बार लिख रहे होंगे कोर्स का नाम, ईयर का नाम, सेमेस्टर का नाम. भाई क्यों लिख रहे हो बार बार लिख रहे हो? स्प्रिंग 24 DBMS वो 3 दफ़ा लिखा गया, 6 दफ़ा लिखोगे. ऐसा डेटाबेस क्या होगा? इज नॉट ए गुड, इट इज़ ए बैड बिकॉज इट हैज रिडंडेंसी. जी अभी करंट सेमेस्टर वो तो वैसे ही डिफरेंट हो गया. पड़ेगा तो DBMS में, लेकिन वो तो साल चेंज हो गया ना. मतलब इस करंट सेमेस्टर में जो ये कॉलम नेम है ये क्या हो रहा है? अभी तो फिक्स है. मतलब अभी अगर मैं बोलूं कि सीनियर भी कोई पढ़ रहा है अभी हमारे साथ, तो उससे उस पर थोड़ी आईडी डिपेंड करती है. डिपेंड तो कोर्स पे करती है. कोर्स आईडी नहीं, उसका ईयर और सेमेस्टर. हाँ तो उसका ईयर और सेमेस्टर काउंटर ये होगा जो करंट वाला है. उसका अपना तो नहीं काउंट होगा कि मैं उस बैच का हूँ. वो तो बैच है. कोर्स का तो कोर्स से काउंट होगा ना, इस वजह से. ठीक है. अच्छा दूसरी बात ये है कि मैंने ये इसमें टेक्स्ट ज़्यादा इसलिए ऐड की हुई है ताकि आपको पता आ जाए जब मैं पूछूँ व्हाट इज़ वीक एंटिटी तो टेक्स्ट इतनी सारी लिखनी होती है. ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत सारी चीज़ें आसान उर्दू में ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. लेकिन जब सवाल पूछा जाएगा तो यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन योर वेल डिफाइंड इंग्लिश लैंग्वेज. नहीं वर्ड देखो हमारे पास टेक्निकल कोर्सेज में तो हम रखते ही नहीं है कि वो वोकेबलरी इस लेवल की हो. आसान लफ्ज़ों में रखते हैं ना. देखें आप अगर कोई भी टेक्निकल कोर्स देखें तो इसमें कोई ऐसे मुश्किल वर्ड है ही नहीं जो आपको समझ में ना आए. सोली इंग्लिश. ठीक है. ओके. So deal with this problem to treat the relationship section course as a special relation that provides extra information in case of course ID required for to identify the section uniquely. Notion of the weak entity set formalized that above intuition. Weak entity set is one whose existence is dependent on ये वो लफ्ज़ मैंने इंग्लिश में बोले हैं. Whose existence is dependent on the another entity which is called आइडेंटिफाइंग एंटिटी या स्ट्रॉन्ग एंटिटी. वीक एंटिटी डिपेंड करती है किसी पे? स्ट्रॉन्ग पे. और जिसको दूसरा नाम दे सकते हैं हम आइडेंटिफाइंग एंटिटी. सेक्शन ए ऑफ व्हाट? ऑफ DBMS कोर्स पे डिपेंड करता है. सेक्शन ए ऑफ व्हाट? ऑपरेटिंग सिस्टम. उस कोर्स पे डिपेंड करता है. वैसे ए की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कोर्स का करेक्शन उसके साथ है. ठीक हो गया. Instead of associating a primary key with the weak entity, we use identifying entity along with the extra attribute is called discriminator to uniquely identify the weak entity. An entity set is that is not a weak entity is termed as strong entity. जो weak ना हो क्या होगा? strong होगा. कौन से वाला? लास्ट कह रहा है कि जो एंटिटी है वीक, हम बजाय उस एंटिटी को डिटेल में उसकी इंफॉर्मेशन देखें उसका कनेक्शन कर देते हैं किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ. वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहलाती है आइडेंटिफाइंग या डिस्क्रिमिनेटिंग. और डिस्क्रिमिनेटर क्या है? वो एट्रीब्यूट है जिसकी वजह से वो डिस्क्रिमिनेट हो रही है. और वो एट्रीब्यूट क्या है? सेक्शन आईडी. मैंने कहा सेक्शन आईडी ऑफ OS विल बी डिफरेंट फ्रॉम द सेक्शन आईडी ऑफ DBMS.
देखा सुनो, कोर्स आईडी क्या है? CSC, लेट्स सपोज आपका थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, सेकंड ईयर, CSC 206 अज्यूम करें, ये आपका कोर्स आईडी हो गई। तो वो 6 के 6 सेक्शन की सेम है। मुझे एक चीज़ वो चाहिए कि सेक्शन आईडी, जिससे मैं आइडेंटिफाई करूँ कि ये डिफरेंट है। अच्छा, सेक्शन आईडी लेट्स सपोज आपकी सेक्शन आईडी 1100, ये सेक्शन आईडी बन गई किसी की बी सेक्शन की। तो क्या ये 1100 आप जब OS पढ़ रहे होंगे उसकी भी यही आईडी होगी? नो, डिफरेंट होगी। लेकिन 1100 किस पे डिपेंड करता है? DBMS के कोर्स पे, क्योंकि उस सेक्शन की आईडी आ रही है ना, उस सेक्शन का, सेक्शन किसका है? उस कोर्स का। बेटा देखें, यहाँ पे एक कोर्स है, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, ठीक हो गया, क्रेडिट आवर्स, जो भी इंफॉर्मेशन देनी है यही दे दो। कोर्स टीचर आ गई। अब ये कोर्स तो दे दिया मैंने, क्या कोर्स आईडी लेट्स सपोज मैंने कहा CSC 206, ठीक है। कोर्स नेम क्या हो गया? DBMS, हो गया। क्रेडिट आवर कितने हैं इसकी? 3+1, ठीक हो गया। टीचर क्या है जी? MHM, और एंड लगा लेते हैं 7, ठीक हो गया, यूं, ठीक हो गया। सैमसंग के पास 1 क्रेडिट आवर है, मेरे पास 3 क्रेडिट आवर है, क्लियर हो गया। अब आप आगे आ गए। अच्छा, इसमें भी मैं बताऊं, ये मैंने लिख दिया, दैट्स नॉट करेक्ट वे, क्योंकि मुझे ओपन करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करने के लिए। इसको मैं क्यों कर देता हूँ 3, क्योंकि उसके लिए 1 क्रेडिट का अलग कोर्स बनेगा, उसकी कोर्स आईडी अलग होगी लैब का, ठीक हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें सेक्शन मेंशन है, अगर मैं इसमें सेक्शन लगा दूं, सेक्शन आईडी या सेक्शन, इसमें क्या लगेगा? A B C D E F, आगे तो बहुत सारे सेक्शन आने वाले हैं, जब 300 बच्चे आएंगे तो 6 सेक्शन बन जाएंगे, 7 बनेगा। तो अब मैं कितनी दफा रिपीट करूँ ये सारी चीजें? सेम होगा ना, ये इन्फॉर्मेशन तो सेम होगी, होगी नहीं होगी? दैट्स अ रिडंडेंसी, दैट्स नॉट अलाउड इन डेटाबेस, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन एक दफा रखनी है, अलग से एक बनाना है, वो क्या है? वो है आपका सेक्शन आईडी, सेक्शन। अब वो क्या होगा? सेक्शन आईडी, सेक्शन आईडी हो गई, ईयर हो गया, सेमेस्टर हो गया, ठीक है। अब आप सेक्शन आईडी यहाँ पे आपने लिख दिया 1188, ईयर आपने बता दिया 2024, सेमेस्टर आपने बता दिया स्प्रिंग, ठीक हो गया। अब इसको आपने अटैच करना है किसके साथ? इसके साथ। फिर एक 1101 ये अटैच होगा इसके साथ, फिर ये अटैच होगा इसके साथ, इस तरह करके। तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होगी? सेम होगी। किसकी? इवन दैट कोर्स, इवन दैट हमें कोर्स का टीचर भी नहीं लगाना है यहाँ पे, क्या लगाना है? टीचर आईडी लगानी है। और वो कहाँ लगाएंगे आप? यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन रिपीट हो जाएगा, मैं कोर्स रिपीट करूँगा यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं, यहाँ अलाउड है, ठीक है। यहाँ क्यों अलाउड है? क्योंकि आपकी आईडी दो चेंज होगी, बाकी तो सेम स्प्रिंग और ये तो सेम रहेगा, सब टीचर आईडी सेक्शन आईडी, टीचर आईडी सेक्शन आईडी, दो चीज चेंज होगी। और इनको ही मिला के आप प्राइमरी की बना सकते हैं, टीचर आईडी और सेक्शन आईडी। अब ये टीचर आईडी किस पर डिपेंड करती है? टीचर के टेबल पे। सेक्शन आईडी किस पर डिपेंड करती है? कोर्स के टेबल पे। खुद से इसका अपना वजूद कोई नहीं है, तो वीक एंटिटी होगी। It depend on the other course things. If they does not exist, this will not exist. सर हर कोर्स के लिए अलग-अलग सेक्शन आईडी है। हाँ,
मतलब हमारे एक सेक्शन के ऐसे इसको हम कहते हैं क्लास नंबर, हम नाम देते हैं उसको क्लास नंबर। सर हम ये जानना चाहें कि एक सेक्शन है कोई भी किसी डिग्री प्रोग्राम का, वो कौन कौन से कोर्सेज पढ़ रहा है, तो वो सब कैसे? नहीं नो, ये तो मैं समझा रहा हूँ इतनी देर से कि भाई वो सेक्शन जो है डीबीएमएस का अलग होगा, ओएस का अलग होगा। सेक्शन आपका ए है जिसको हम वर्डिंग में कहते हैं सेक्शन नेम, बट देयर इज इन डेटाबेस देयर इज सम डिफरेंट थिंग, वो है सेक्शन नंबर। वो सेक्शन नंबर आपका ओएस का अलग है, डीबीएमएस का अलग है, कंप्यूटर एप्लीकेशन अलग है। क्योंकि देखिए ओएस में डिफरेंट स्टूडेंट हैं, डीबीएमएस में डिफरेंट है। मैंने कहा कि वो स्टूडेंट जो डीबीएमएस में रजिस्टर है लेकिन ओएस में नहीं है, और ओएस में है डीबीएमएस में नहीं है। ये अलग बात है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट कॉमन है, लेकिन ऐसे भी तो है ना। तो अगर मैं सेक्शन की आईडी बना दूं तो इसका मतलब ये सारे के सारे स्टूडेंट वहाँ भी होंगे, वहाँ भी होंगे। स्कूल सिस्टम में जैसे स्कूल होता है, स्कूल में या तो सब्जेक्ट सारे पास होते हैं या फिर फेल होते हैं। अपने अगले नेक्स्ट क्लास में चले गए तो आप बोलेंगे क्लास 5 का स्टूडेंट, क्लास 6 का स्टूडेंट। उसमें कोर्स पे नहीं होता डिपेंडेंट, उस कोर्स के सारे कोर्स उस क्लास के अंदर पढ़ाए जाएंगे। एक स्टूडेंट एक कोर्स में फेल होता है तो वो क्लास या तो आप दो तरीके होते हैं, या तो पूरी क्लास ही फेल कर दे उसको, या फिर अगले सेक्शन में ना लेके जाएं। वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता कि एक बच्चा जो है क्लास 5 के 4 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, क्लास 6 का एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ऐसे तो नहीं है ना। लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है, कॉलेज में अलग सिस्टम बनाना पड़ेगा क्लास, और वो कॉलेज में वही सिस्टम होगा जो यहाँ पे है यूनिवर्सिटी वाला। अरे उसमें आपकी जो बैच है ना वो ईयर आ गया। हाँ होता है, यही तो होता है। वहाँ पे कॉलेज में अगर मल्टीपल स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का, 3 सेक्शन है, तो ये आ गई यूनिवर्सिटी वाली। हाँ तो मैंने कब कहा था अगर सेमेस्टर 4 में फेल हो गया एक कोर्स तो सेमेस्टर 5 में नहीं जाएगा? जाएगा बच्चा। क्या डिफरेंस है? नहीं जाता, जाता है। वही तो करने चलेगा कि यही चलेगा ना सर, यही चलेगा वहाँ, चलेगा ना भाई, चलेगा। ऐसा होता है मेरे पास, ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं बड़े मज़ेदार के सर डीबीएमएस फेल है, एफआईपी पास कर लिया मैंने, 8वें साल में हो गया, 8 सेमेस्टर पूरे कर लिए बस। अब कौन सा सेमेस्टर है? उससे सेमेस्टर पूछो कौन सा चल रहा है? सर 9th सेमेस्टर चल रहा है, 9th फिर 10th फिर 11th। कितने सेमेस्टर अलाउ हैं आपको पता है? 12, मैक्सिमम 6 साल, ठीक है। उसके बाद जो है ना, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बाहर बैठ सकते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट हैं हमारे पास राधे मोहन की तरह। बाहर बैठते हैं, वो स्टूडेंट जो जिनका यूनिवर्सिटी छोड़ने को दिल नहीं करता, पास भी हो गए, बस बैठे हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे होते हैं ना, है मेरे पास लिस्ट है। मैं कोऑर्डिनेटर हूँ मल्टीपल प्रोग्राम का, तो मुझे मेरा वो लिस्ट है। फिर वो फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं बैठ के, किसी ना कहीं प्रोग्राम में एंगेज हो जाते हैं, एमएस में एनरोल करा लिया या